हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 28। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोज करवाए हैं इस सेट्स के अंदर, इस सीरीज के अंदर, उन सारे ही वीडियोज़ को देखने के लिए 5000 MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही वीडियोज आपको उसमें मिल जाएंगे। और इस सीरीज के अंदर आने वाले हर एक वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ये रहा टेलीग्राम चैनल का ID। आप इस ID के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो। देखो, इस प्रकार से PDF जो है अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पर। QR कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, सेट नंबर 28 का। ये हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण की ऊर्जा सबसे अधिक है? ये 4 विकिरण आपके पास है, आपको बताना है किसकी ऊर्जा जो है सबसे अधिक है। ये ऑप्शंस में हमें दिए क्या है? यहाँ पर नैनोमीटर है, ये NM का मतलब नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। और ये सारे जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं रेंजेज, ये है वेवलेंथ के, तरंग दैर्ध्य के। वेवलेंथ जिसे हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, एनर्जी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है। एनर्जी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी अधिक होगी। हमसे पूछा है ऊर्जा सबसे अधिक है, तो देख लो यहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ये है हमारा ऑप्शन बी, 200 से 280 नैनोमीटर। इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, तो इसकी ऊर्जा जो है इन चारों में सबसे अधिक होगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? यानी इनमें से कौन सा वो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है? तो आपको ये टेबल जो है ध्यान में रखने हैं। अल्फा पार्टिकल, एनोड रे या फिर कैनाल रे, और पॉजिट्रॉन E+ से हम डिनोट करते हैं, ये सारे होते हैं धन आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल और कैथोड रे, ये होते हैं ऋण आवेशित कण या फिर किरण। उसके बाद न्यूट्रॉन, आप जानते ही हो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉनो और एंटी न्यूट्रॉनो ये दोनों भी न्यूट्रल होते हैं। और जो आपके होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे कि एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट किरण, ये सारे जो होते हैं आपके न्यूट्रल होते हैं। तो हमसे पूछा था कि कण पर शून्य आवेश है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। यह है धन आवेशित, यह है ऋण आवेशित, और यह भी है धन आवेशित। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। अब ये जो प्रतिबिंब है इसको फोकस किया जाता है पर्दे पर फोकस किया जाता है, और फोकस तो फोकस बिंदु पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्दा है उसी पर फोकस बिंदु है, यानी फोकस दूरी वही होगी जो दूरी है पर्दे और लेंस के बीच। ये जो पर्दा है यहीं पर है फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु, और ये रहा लेंस। इसके बीच की दूरी को हम लोग फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो जो फोकस दूरी है जिसे हम लोग F से दिखाते हैं, स्मॉल f से, वही है लेंस और पर्दे के बीच की दूरी। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किस कारण से? किस कारण से अलग अलग होते हैं? प्रोटॉन की संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, द्रव्यमान की संख्या में, या फिर परमाणु संख्या में। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक प्रोटियम जिसे हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहाँ देखो, सबकी जो परमाणु संख्या है समान है, क्योंकि जो समस्थानिक होते हैं, जो आइसोटॉप्स होते हैं, वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। सारे के सारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं, और एक ही तत्व के परमाणु है तो सारे में परमाणु संख्या जो है वो समान ही होती है, अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु है। और जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो ये दोनों तो आंसर नहीं है, क्योंकि ये दोनों सारे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, ये सब में तो बराबर ही होने हैं। अंतर कहाँ पे आ रहा है? देखो, ऊपर वाली संख्या में, ऊपर में द्रव्यमान संख्या होती है। यहाँ द्रव्यमान संख्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो द्रव्यमान की संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। और द्रव्यमान की संख्या अलग अलग क्यों हो गई? क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। अब ये तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है बदल रही है। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण ऐसा ऑप्शन में दिया जा सकता है, या फिर द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होने के कारण
जो समस्थानिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ऐसा आपको विकल्प में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान की संख्या दी गई है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ही होनी है। अगर परमाणु जो है उदासीन है तो जो प्रोटॉन की संख्या, जो परमाणु की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही चूज करना है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। क्या ये सही है? ये क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक के केंद्र में बोल रखा है, क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। ये गलत हो जाएगा। देखिए क्षण चुंबक का जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव, ये जो ध्रुव है ना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो अधिक होती है, ध्रुव पर सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो काफ़ी सघन है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है। तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल दे या फिर चुंबकीय बल रेखाएं बोलते, बात बराबर ही है, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बात 100% सही है, जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो बंद होती है, सतत वक्र होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है नॉर्थ से निकलती है। अब देखो यहाँ पर एरो को, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके एंटर करती है। ये भी आकर के ऐसे एंटर करेगी साउथ में जाकर के, ये भी। तो ये कर्व है, ये कर्व है और कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि टूट टूट करके ऐसे जा रहा है, एकदम कंटिन्यूअस है, ऐसे कंटिन्यूअस है। और ये बंद है क्योंकि नॉर्थ से निकल करके इसे साउथ में एंटर करना है और फिर अंदर में साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ऐसे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ से निकल करके ऐसे साउथ में एंटर जो है ये रेखाएं करती है और यहीं पर रुकती नहीं है, ये साउथ से फिर नॉर्थ ऐसे आती है। तो देख लो ये एक बंद वक्र है, कंटिन्यूअस है, तो यही इस विकल्प में दिया गया है। तो हमसे गलत पूछा था ना, सॉरी, कौन से कथन सही है? तो 2 और 3 सही है, 2 और 3। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप अच्छे से ध्यान में रखिए। मानव शरीर में सबसे लंबी पूछ दे, सबसे बड़ी पूछ दे, सबसे मजबूत पूछ दे, जांघ की हड्डी होती है फीमर। सबसे छोटी हड्डी हमारे मध्य कर्ण में है, बीच वाले कान में है, जिसे हम लोग हिंदी में वलियक बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टेपिज या फिर स्टेटअप भी बोल देते हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी सर्टोरियस है और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है। सबसे छोटी मांसपेशी हमारे कान में ही है और सबसे छोटी हड्डी ये भी हमारे कान में ही है, और कान के कौन से हिस्से में? बीच वाले कान में, यानी कि मध्य कर्ण में, मिडिल ईयर में। बी हमारा आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए रेडियो एक्टिविटी जो शब्द है ये मैडम क्यूरी ने दी थी। रेडियो एक्टिविटी शब्द मैडम क्यूरी ने दी थी, लेकिन इसकी जो खोज है वो हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। रदरफोर्ड, 2 रदरफोर्ड हैं। एक है डैनियल रदरफोर्ड जिन्होंने नाइट्रोजन की खोज की। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। रेलवे के एलपी वाले एग्जाम में जो है डैनियल रदरफोर्ड के बारे में पूछा गया था। उसके बाद जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, इन्होंने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। मैडम क्यूरी के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी जनरेटर बोल दे या फिर बोल दे आपको डायनेमो, बात एक ही है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। निम्न में से कौन कान की अस्थि नहीं है? हमारे कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है, हमारे मध्य कर्ण में 3 प्रकार की हड्डियां होती है, मिडिल ईयर में 3 प्रकार की हड्डियां होती है, बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां होती है, जिसका काम होता है साउंड को मैग्नीफाई करना, ध्वनि को आवर्धित करना, यानी लाउडनेस को बोल सकते हो कि बढ़ा देना। ये तीनों हड्डियों के नाम ये हैं। बहुत ही छोटे छोटे हड्डियां होती है, जिसमें आपने अभी एक देखा था स्टिरअप, स्टेपिज, ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटी अस्थि है। तो ये हमारे मिडिल ईयर में है, हमारे मिडिल ईयर में है। मेलियस इनकस स्टेपिज, इसी को बोलते हैं हैमर एनविल स्टिरअप, हिंदी में बोलते हैं मुग्दरक निहाय वलियक, मुग्दरक निहाय वलियक। ये जो रेडियस है ये हमारे हाथ की हड्डी है, यहाँ देख लो, कंधे से जो हड्डी जुड़ी है उसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। उसके बाद केहूनी से नीचे 2 हड्डी है, एक को रेडियस बोलते हैं, दूसरे को अल्ना बोलते हैं। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, सीधा एग्जाम में आएगा ह्यूमरस जो है अस्थि कहाँ पर है।
तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस जो हमारे कंधे से जुड़ी हुई है, कंधे और केहूनी के बीच में है, और रेडियस और अल्ना जो हमारे हथेली और केहूनी के बीच में है। जो हमारी उंगलियों में हड्डियां हैं, हाथ की उंगलियों में जो हड्डियां हैं उसे हम डिजिट्स बोलते हैं, और जो हथेलियों में हड्डियां हैं उसे हम लोग मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और जो कलाई में जो हड्डियां हैं उसे हम लोग कार्पल्स बोलते हैं। ये कार्पल्स हैं। हथेली में जो हड्डी है वो मेटाकार्पल्स हैं, और जो उंगलियों में है वो डिजिट्स हैं। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको काट दो। ये जो कार्पल्स है ना वो यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का इनमें से कौन उदाहरण है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। चांदी के बर्तनों पर जो है ना काली परत चढ़ जाती है, क्योंकि चांदी के बर्तन के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। मोमबत्ती का जलना, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। ठीक है, ये फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रकार के चेंज हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ना तो ये है। दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी ये तीनों जो है आपके रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है। पानी में चीनी का घुलना, पानी में नमक का घुलना, पानी को भाप बनाना, ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन है। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर है? बोला है उसी पदार्थ से निर्मित। पहले तो यहाँ पर ये देखो कि पहला जो केस हमें कहा गया है, इसमें बोला है कि एक तार है, मान लो ये एक तार है, इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं दिया गया तो मान लो A है, और मान लो ये कॉपर वायर है जिसकी जो प्रतिरोधकता है वो ρ है, और इसका रेजिस्टेंस R है। ये हमारा पहला केस है। उसके बाद ये कहा गया कि एक और तार लिया गया जो कि उसी पदार्थ से निर्मित है, तो मैंने अगर यहाँ पर कॉपर वायर मान लिया, यानी ये भी कॉपर वायर है। कहने का मतलब ये रो जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। लंबाई बोला है कि 3 गुनी कर दी गई है, और कहा गया है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया गया है। इतना टाइम आपको लगेगा नहीं बनाने में, इस तरह के सवालों को जल्दी ही बन जाएगा। ये हमने जो तार है इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया, क्योंकि मोटाई यहाँ पर डबल है। अब पूछा है कि बताओ ये जो इसका जो प्रतिरोध है, मान लो R डैश है, ये कितना होगा? तो देखिए R इज इक्वल टू ρL/A होता है। अब ये तो चेंज हो नहीं रहा है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, और R जो है सीधा समानुपाती है L के, और व्युत्क्रम अनुपाती है A के। अब आपसे ये बोल रखा है कि पहले प्रतिरोध R था, बाद में क्या हुआ, तार की लंबाई 3 गुनी कर दी गई, तो तार की लंबाई 3 गुनी कर दी गई और लंबाई के साथ सीधा संबंध है, यानी कि प्रतिरोध पहले का 3 गुना हो गया। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ व्युत्क्रम अनुपाती वाला रिलेशन है, तो यहाँ पर अगर 2 गुना कर दिया गया तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है पहले का 1/2 हो जाएगा। जिस दर से हम बढ़ाएंगे A को, उसी दर से प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो कितना हो गया? 3R/2। आंसर हमारा C। तो सीधा आप सवाल देखो, आपसे सवाल में दिया होगा कि पहले प्रतिरोध R था, और उसके बाद देखो कि बाद में क्या किया है। लंबाई 3 गुनी, तो लो लंबाई 3 गुनी की तो प्रतिरोध पहले का 3 गुना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डबल हो गया तो ये पहले का हाफ हो जाएगा, तो 3R/2। बस इस तरीके से सवाल आपको जल्दी से बना देना है। 3R/2। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, और मुख गुहा में सबसे पहले पाचन होता है स्टार्च का, केवल स्टार्च का होता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे मुख गुहा में, यानी कि बकल कैविटी में। विटामिन का सीधा अवशोषण हो जाता है, इसके पाचन की आवश्यकता नहीं है। प्रोटीन का पाचन जो है हमारे स्टमक से होता है, यानी कि अमाशय से होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में, वसा का पाचन छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वसा का पाचन छोटी आंत में ही शुरू होता है और छोटी आंत में ही समाप्त। प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से स्टार्ट होता है, छोटी आंत में जाकर के समाप्त। स्टार्च का पाचन जो है मुख गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर के समाप्त। तो छोटी आंत में जाकर के फाइनली हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। दो माध्यमों को अलग करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर बातें लिखी गई है इसका मतलब अब समझिए क्या है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक पूछा है। मान लीजिए सीधा ये पूछता है कि माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, म्यू ए बराबर
ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ भी आपको यही करना है। माध्यम ए का अपर्तांक पूछा है तो माध्यम ए का अपर्तांक बराबर, लेकिन माध्यम बी के सापेक्ष पूछा है तो हम इसमें भाग लगा देंगे माध्यम बी के अपवर्तनांक से, ठीक है। तो अब बराबर हमारा यहाँ होगा। माध्यम ए का अपवर्तनांक तो हम ऐसे लिखेंगे और किसके सापेक्ष बोला है उसको हम लोग नीचे डाल देंगे। तो हमें ये निकालना है कि ये कितना होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। कैसे लगाते हैं देखो, सबसे पहले लिखेंगे माध्यम ए का अपवर्तनांक गुने में इसका साइन, इस माध्यम में जो एंगल है उसका साइन, साइन 45 डिग्री। फिर माध्यम बी का अपवर्तनांक और माध्यम बी में जो एंगल है अभिलंब के साथ, याद रखना अभिलंब के साथ, उसका साइन, साइन 30 डिग्री। हमें चाहिए म्यू ए बटे में म्यू बी, इसको हमने नीचे ले आया, ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री और बटे में साइन 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 हमारा नीचे रह जाएगा, 1/√2, 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण को सुमेलित किया है समुद्री जल से। देखिए समुद्री जल जो है ये लवणीय होता है, तो इसके लवणता को कम करने के लिए अलवणीकरण किया जा सकता है, तो ये सही सुमेलित है। प्रतिलोम परासरण या फिर विपरीत परासरण, पेयजल, घरों में जो हम लोग वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं वो काम करता है रिवर्स ऑस्मोसिस पे, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में आरओ बोलते हैं कि तुम्हारे घर में आरओ है या नहीं है। भले फुल फॉर्म पता हो या ना हो, लेकिन पूछते हैं कि आरओ है या नहीं है, तो उस आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि हम लोग पीने के पानी को प्यूरिफाई करते हैं, तो ये सही है। विकृतीकरण के सामने प्रोटीन है, तो प्रोटीन को गर्म करोगे तो ये डीनेचर्ड हो जाएगा, इसके जो गुण हैं वो बदल जाएंगे, तो ये भी सही है। पाश्चुराइजेशन आप जानते हो, पाश्चुराइजेशन दूध का किया जाता है, चाय का नहीं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। विटामिन के संदर्भ में गलत विकल्प चुनना है। विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं, गलत हो जाएगा। विटामिन अकार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये सही है। गलत पूछा है तो ए आंसर। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, सही है। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं, सही है। ये सारी बातें जो है ध्यान में रखिए। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये ए है, ये बी है, इसके मध्य में 3 रेजिस्टर्स हैं, तो इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपको साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का समतुल्य 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम। उसके साथ ये 3 ओम है, यानी कुछ ये बना हमारे पास। अब ए और बी ये 3 ओम है, तो 3 3 ये 6 ओम हुआ। 6 ओम जो है अब इस 3 ओम वाले के साथ समानांतर क्रम में है, तो जब दो प्रतिरोधक समानांतर क्रम में हो तब उसका समतुल्य कैसे निकालते हैं? R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 6 गुने में 3 बटे में 6 प्लस 3, तो ऊपर में 18 और नीचे में 9, 2 ओम। बोरेक्स और चिली सोडा किस धातु के अयस्क है? बोरेक्स और चिली सोडा जो है ये अयस्क है। चिली सोडा यानी कि चिली सॉल्ट पीटर, ये अयस्क है सोडियम के। लेड का अयस्क है गैलेना, रासायनिक नाम लेड सल्फाइड। सोडियम का अयस्क है बोरेक्स, यह है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, केवल बोरेक्स आप ध्यान में रखो। चिली सॉल्ट पीटर ये सोडियम नाइट्रेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेंड, यह है जिंक सल्फाइड। मरकरी का अयस्क है सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग रक्त होता है 5 से 6 लीटर। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थोड़ा सा रक्त कम होता है। निम्न में कौन जल का हिमांक बिंदु है? हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है जल का, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273.15 केल्विन, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। निम्न में कौन सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है?
सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है हमारे आवर्त सारणी में, सबसे जो भारी है वो तो है OG, सबसे भारी, लेकिन ये प्राकृतिक तत्व नहीं है, संश्लेषित है। सबसे भारी है, याद रखना एटॉमिक वेट के आधार पर बोल रहा हूं मैं, एटॉमिक वेट के आधार पर सबसे भारी है। प्राकृतिक रूप से सबसे भारी है यूरेनियम, यूरेनियम 92 जो है परमाणु संख्या है, ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। निम्न में कौन सा गलत सुमेलित है? हीमोग्लोबिन के सामने आयरन है, हीमोग्लोबिन में जो है आयरन धातु होती है, तो ये सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है, सही है। विटामिन B12 में कॉपर धातु होती है, गलत है। विटामिन B12 सियानोकोबालामीन रासायनिक नाम है, इसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट धातु। सूर्य के प्रकाश में विटामिन D है, सही है। न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः डैश से शुरू होते हैं और डैश पर समाप्त होते हैं। न्यूलैंड के अष्टक, न्यूलैंड साहब के टाइम में 56 तत्व थे। इन्होंने कहा था नेचर में 56 ही तत्व है, आगे नहीं आएंगे और तत्व। और इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया था वो स्टार्ट हुआ था हाइड्रोजन से और खत्म हुआ था थोरियम पे, तो हाइड्रोजन और थोरियम। CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। CT स्कैन में CT का फुल फॉर्म तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर टोमोग्राफी, और यहाँ पर इस्तेमाल होता है एक्सरे का। इसके मदद से, CT स्कैन की मदद से हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट का इमेज लिया जाता है। तो एक्स किरण हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक व्यक्ति जिसे रक्त की अत्यंत आवश्यकता है, उसे निम्न में से किस वर्ग का रक्त लेना सुरक्षित होगा? जैसे मान लो कोई व्यक्ति था, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा ब्लड का लॉस हो गया है, अब उसे ब्लड चाहिए किसी भी हालत में, तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप लेना जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा? तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है? तो ये O नेगेटिव होता है। O नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये जो O नेगेटिव है, इसमें जो O है हमारा, ये ब्लड ग्रुप है, और ये जो नेगेटिव का साइन है इसे बोलते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर जो कि हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। O नेगेटिव में O जो है ब्लड ग्रुप है, और नेगेटिव जो है RH फैक्टर है नेगेटिव। RH एंटीजन अगर नहीं है तो हम बोलते हैं कि RH नेगेटिव है, अगर है तो पॉजिटिव बोलते हैं। तो O नेगेटिव का मतलब होता है O ब्लड ग्रुप और RH एंटीजन उसमें नहीं है, यानी कि RH फैक्टर नेगेटिव है। तो यहाँ देखो, या तो विकल्प में ऐसे दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर RH अलग कर दिया गया है, RH माइनस, B हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? यहाँ हल्की धातु और भारी धातु का मतलब है डेंसिटी से, डेंसिटी से मतलब है। जो अभी आपने सवाल देखा था एक ऑर्गेनाइजेशन वाला, यूरेनियम वाला, वहाँ पर एटॉमिक वेट, यहाँ पर डेंसिटी से मतलब है। तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है, लिथियम, और सबसे भारी डेंसिटी के आधार पर है ऑस्मियम, लिथियम और ऑस्मियम। B हमारा आंसर। ये रहा हमारा सेट नंबर 28 जो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।